वेलकम टू माय चैनल 10th साइंस विद विकास। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात, ये केमिकल इक्वेशन आखिर है क्या चीज। देखिए मैम जो है आपको 10th में लैब लेकर जाएंगी जहां पर आपसे एक्टिविटी करवाएंगी। तो जो भी आपने एक्टिविटी करी है नोटेशन के फॉर्म में जो लिखते हैं, तो जो आपने इक्वेशन फॉर्म करा है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊं तो मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न करा, मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर के प्रेजेंस में बर्न करा तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस। आ रहा समझ में, ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का अगर डेफिनेशन जाने तो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आ रहा समझ में, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो इक्वेशन लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी जो है ना दो टाइप का होता है, ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए ध्यान से, तो आप कैसे पहचानेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड नहीं है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप कैसे पहचानेंगे। तो बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान। जैसे ये वाला जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आप इसको देखेंगे कि यहां पर देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, एक एटम, यहां पर कितना है, एक। तो मैग्नीशियम तो इक्वल है, बट ऑक्सीजन यहां पर कितने एटम्स हैं, दो, और यहां पर कितना एटम ऑक्सीजन का है, तो एक। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ जो है ना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट सेम देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। आ रहा समझ में, देखिए कैसे। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है। देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, वैसे आप बॉक्स बनाइएगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। इसलिए बॉक्स बना दिया जाता है सिखाने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर यू डोंट हैव टू राइट एनी नंबर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहां पर इस बॉक्स के अंदर यहां पर 2 ऑक्सीजन नहीं लगा सकता हूं। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है तो 2 करने के लिए मैं इसके लेफ्ट साइड कुछ ना कुछ लिख सकता हूं। देखिए यहां पर 2 मैंने लिख दिया। ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के लिए भी है और ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो जो ऑक्सीजन 2 है इधर 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट क्या मैग्नीशियम बैलेंस है, नहीं, क्योंकि ये वाला 2 तो मैग्नीशियम के लिए भी है। तो इस मैग्नीशियम को इक्वल करने के लिए यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे CaO प्लस H2O, क्विक लाइम को आपने वाटर के अंदर डाला तो क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अब यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट है उसको आप ऐड करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो वो क्या हो गया, बैलेंस्ड। जैसे यहां पर कैल्शियम कितना है, 1, यहां पर कैल्शियम कितना है, 1, तो कैल्शियम का नंबर सेम है। अब मैं ऑक्सीजन देख रहा हूं तो ऑक्सीजन कितना है, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, तो कितना हो गया 2। और ये वाला जो 2 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल। अब हाइड्रोजन मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2, क्योंकि ये वाला 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है। इसका मतलब ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर बच्चे क्या पूछते हैं कि सर इसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है, हम इसको अगर अनबैलेंस्ड वे में ही छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए हमने 9th में एक लॉ पढ़ा है, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोई भी मास न तो क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन से पहले वाला जो मास है सारे एलिमेंट का और रिएक्शन के बाद वाला जो मास है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इस मास इक्वल करने के लिए यानी उसका नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर नंबर दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर नंबर सेम होंगे तब उनका मास भी सेम होगा। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही अगर आपने केमिकल इक्वेशन छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हमने जो 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो उसका वॉयलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है हमें। आ रहा समझ में? जब हम कोई भी मास क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड उसका मास सेम होना चाहिए और सेम करने के लिए हमें नंबर को इक्वल करना होता है। इस कारण से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप अनबैलेंस्ड वे में मत छोड़िए। आ रहा समझ में? यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड वे में ही लिखना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और पेपर में आ जाता है कि व्हाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? तो आपका आंसर सिंपली यही होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, हेंस the number of atoms of each element on the reactant side and product side must be equal, hence we need to balance the chemical equation। अब थोड़ी सी और चर्चा मैं कर लेता हूं कि आप केमिकल इक्वेशन को जो है ना और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिसके हेल्प से आप केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिए उसके लिए करना होता है आपको कुछ उसके आगे ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड करना होता है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड सॉलिड फॉर्म में है तो आप ब्रैकेट में जो है ना ऐसे एस लिख दीजिए। एस का मतलब क्या हो गया कि वो सॉलिड फॉर्म में है और एल का मतलब वैसे क्या हो गया कि वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपने किसी केमिकल सब्सटेंस को या किसी सॉलिड को आपने वाटर के में डिसॉल्व कर दिया है, आ रहा समझ में? किसी केमिकल सब्सटेंस को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से आप AQ डॉट लगा दीजिए ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्वस हो गया। आ रहा समझ में? अगर वो गैस है, देखिए गैस के लिए क्या करना होता है, या तो ब्रैकेट में आप G लिख दीजिए या फिर अपवर्ड एरो डाल दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि गैस रिलीज हो रही है। अब देखिए उसके बाद बहुत बारी क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि आखिर प्रेसिपिटेट है क्या चीज? आखिर प्रेसिपिटेट है क्या चीज? प्रेसिपिटेट कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, दूध को आप गर्म कर लो, दूध को आप क्या कर लो, गर्म कर लो और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, नींबू निचोड़ दो, तो क्या बन जाता है? पनीर जैसा कुछ जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना। उस जेली लाइक सब्सटेंस को आप चाहो तो उस लिक्विड से सेपरेट कर सकते हो। तो ऐसा ही जो जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। द रिएक्शन इन विच अ jelly like substance or semi solid substance is formed and that can be separated from the solution is called precipitate, and this reaction is called precipitation reaction। आ रहा समझ में? तो अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप वहां पर PPT डॉट या फिर डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं। ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट के बदले आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट। अब देखिए आपने रिएक्शन कराने के लिए आपने सब्सटेंस को क्या करा है? गरम करा है। अरे समझिए, आपने क्या करा है? हीट करा है। तो हीट के लिए जो है ना, या तो आप प्लस हीट ऐसे लिख दीजिए रिएक्टेंट साइड, क्या करिए? प्लस हीट लिख दीजिए, या फिर और एरो के नीचे ऐसे आप ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए। इन दोनों का मतलब एक ही है, रिएक्टेंट साइड या फिर उस सब्सटेंस के साथ प्लस हीट लिख दीजिए या फिर एरो के नीचे ट्रायंगल का साइन बना दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रिएक्टेंट को हीट करा है, तब जाकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है। आ रहा समझ में? ये क्या हो गया? ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक इसके अलावा क्या होता है, वही वाला
जो मैंने एग्जांपल दिया था क्विक लाइम को, जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं स्लिग लाइम बन जाता है और वेसल जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस केस में जब हीट रिलीज होती है तो उस केस में आप यहां पर प्रोडक्ट साइड प्लस हीट लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? प्लस हीट लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन ऐसा है ना जिसमें वेसल गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? वेसल गर्म हो रहा है। इस तरह से इस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस हीट प्रोडक्ट साइड लिख दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में जो है ना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाता है तो कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको सिखाऊंगा।